गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का इस नए लेक्चर में। आज हम एक और थ्योरम प्रूफ करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, नाम है उसका रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। ठीक है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट ना देके सिर्फ आपको पूछ लिया जाता है रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए और उसे प्रूफ भी कीजिए, और कई बार स्टेटमेंट तो आपको दे देता है, सिर्फ प्रूफ पूछता है। ठीक है, बट कैसे भी आ सकती है एग्जाम में, तो आप लोग दोनों चीज़ याद करिएगा। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पा रही हूँ ये सब चीज़ समझा कर, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है सिर्फ। ठीक है, आप लोग लिखेंगे, मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँगी। क्लियर? देखिए, देखते हैं अपना थ्योरम, रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम फॉर फंक्शनल ऑन एच। ठीक है, फंक्शनल क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई नहीं अभी बता देंगे, रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और एच क्या है यहाँ, हिल्बर्ट स्पेस, वो भी हम पढ़ चुके हैं, बट यदि यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं लिया है, आप नहीं ले पाए हो, तो कोई नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ हमने पढ़ा था हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, तो आप लोग उस लेक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट है लेट एच बी अ हिल्बर्ट स्पेस एंड एफ बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शनल इन एच स्टार। एच स्टार क्या होता है, देखिए समझ लीजिए पहले इन चीज़ों को, एक एक टाइम समझते हुए चलेंगे तभी क्लियर होगा आपका कंसेप्ट। देखिए हिल्बर्ट स्पेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल देख लीजिए क्या होता है। देखो फंक्शनल एक कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फंक्शनल की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, एक कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि डिफाइन कहाँ है आपका, एक कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइन होता है आपका एच से सी में। सी क्या है यहाँ, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एच क्या हो गया आपका, हिल्बर्ट स्पेस। तो एक कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ मान लेते हैं हम, जो कि एच से सी में डिफाइन है, वो कहलाता है आपका फंक्शनल ऑन एच। एच के एलिमेंटों पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फंक्शनल ऑन एच। और यदि हम इन सभी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेट बना लें, तो उस सेट को हम डिनोट करते हैं एच स्टार से। ठीक है, इन सभी फंक्शनल्स का एक सेट बना लें तो उसे हम डिफाइन करते हैं एच स्टार से, और उसे कहते क्या है, कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एच। उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ एच। डिनोट कैसे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एच स्टार से। क्लियर, इसीलिए मैंने कहा है जितने भी फंक्शनल हैं आपके एच स्टार में, तो एच स्टार में आपके फंक्शनल बिलोंग करेंगे। ठीक है, फंक्शनल का ही एक सेट बनाया हमने, तो यही चीज़ लिखी है। एफ हमने कोई आर्बिट्रेरी फंक्शनल लिया है एच स्टार में। क्लियर, समझ आया? देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर, तब एक ऐसा यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा y, जो कि h में होगा। किस तरह से, f इज इक्वल टू होगा आपका एफ वाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ये सिंपल ब्रैकेट क्या बता रहा है, बताइए, पढ़ चुके हैं हम। ये बता रहा है आपका इनर प्रोडक्ट को, एफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, जहाँ आपका एक्स का बिलोंग करता है एच में, वाई भी एच में है, एक्स भी एच में है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। समझ आया? देखिए ये जो थ्योरम है आपकी, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई है 2006 और 7 में। ठीक है, एमएल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी जो कि आपकी उदयपुर में है, वहाँ भी ये आई हुई है स्टूडेंट्स 2005 में और 2008 में। ठीक है, एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है, वहाँ भी आई हुई है 5 और 7 में। ठीक है, जोधपुर में भी आई हुई है 7 और 9 में। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए स्टेटमेंट समझ आया, प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। इफ एफ इज अ जीरो फंक्शनल, हमने एफ को जीरो फंक्शनल ले लिया। जीरो फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अरे ये
फंक्शन जो आपका है जीरो फंक्शन लिया है हमने, इसका मतलब क्या है, इसको कोई भी एलिमेंट दो, ये वैल्यू क्या देगा, जीरो। तो बस यही लिखा है, जीरो फंक्शनल होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। अब देखिए एफ एक्स आपको किस तरह से लेना है, इस फॉर्म में, एक्स एंड वाई के इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो बस यही लिखा है मैंने, ऑल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एक्स कॉमा वाई। अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो होगा, x इज इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया, देखो ये तो समझ आया y इज इक्वल टू जीरो क्यों हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था ना, किन्हीं भी, जैसे कि हमने ऐसा लिया जीरो कॉमा एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। यानी इनर प्रोडक्ट में कोई भी आपका एलिमेंट एक जीरो आ जाता है, जैसे कि एक्स कॉमा जीरो आ गया, तो इनर प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर देखो दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो एक्स जीरो है या वाई जीरो है। अब एक्स जीरो हमने नहीं लिया है, हमने लिया है वाई जीरो। एक्स जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। यदि आपने एक्स को जीरो ले लिया, आप यहाँ कह रहे हैं फॉर ऑल, इसका मतलब क्या हुआ, एच में जितने भी एलिमेंट है ना सारे जीरो है। ऐसे कोई ना है, हिल्बर्ट स्पेस में हमने ऐसे कब कहा कि सारे एलिमेंट जीरो है, अरे भैया अलग अलग है, ऐसा कोई ना सारे ही तो जीरो है आपके। ठीक है, इसीलिए यहाँ फॉर ऑल हमने लगा रखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। ये हम ऐसे ही नहीं लिखते हैं, ये चीज़ें जो साइड में लिखते हैं इसीलिए लिखते हैं, यहाँ पर जरूरत होती है इन चीज़ों की। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच नहीं होता तो यहाँ हम नहीं कह सकते थे कि वाई जीरो होगा, अरे भैया हो सकता है एक्स जीरो हो। यहाँ लिखा हुआ है हमने जितने भी एक्स हमने एच में लिए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी की वैल्यू जीरो है, इसीलिए यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो ना लेंगे, यहाँ लेंगे वाई इज इक्वल टू जीरो। समझ आया। Therefore, if f is a zero functional, then the vector y बराबर जीरो हमें किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिल जाएगा आपको कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई हमने लिया था, वाई इज इक्वल टू जीरो वैल्यू निकाल दी, तो यही कहा है हमने, यदि ये एफ को आप जीरो फंक्शनल ले लेंगे ना, तब आपको ऐसा वाई मिल जाएगा। ठीक है, हमने यही तो कहा था ना ऊपर, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमें यही प्रूफ करना है कि एक ऐसा यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करे वाई एच में इस तरह से। तो ये हमें मिल गया, इस तरह से एक वाई आपका बिलोंग कर गया एच में। ठीक है, यूनिक वेक्टर, वाई की वैल्यू जीरो अभी निकाली, क्लियर। अब हम लेंगे कि एफ अगर जीरो फंक्शनल ना हो तो क्या होगा, जीरो फंक्शनल के लिए तो ठीक है मिल गया हमें ऐसा वाई, अगर जीरो फंक्शनल नहीं हुआ एफ तो यही लिखा है कि एफ बी नॉट आज जीरो फंक्शनल, हम मान के चल रहे हैं, इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ठीक है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ सम लिखा है, ऑल क्यों नहीं लिखा बच्चे, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हम पहले मान चुके हैं ना, तो यहाँ पर अब ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स के लिए तो वैल्यू जीरो हो, जैसा कि हमने फर्स्ट कंडीशन में ही मानी आपकी। ठीक है, और कुछ ऐसे एक्स मिलेंगे जिनके लिए जीरो ना हो, ऐसा तो नहीं कहा ना हमने इसमें कि एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, ए- तो इसका मतलब इसीलिए हमने ऐसा लिखा है यहाँ फॉर ऑल और यहाँ फॉर सम, क्लियर, कि कुछ ऐसे एक्स मिलेंगे जिनके लिए जीरो नहीं होगा, कुछ एक्स तो ऐसे भी मिलेंगे जिनके लिए जीरो होगा, वो हम पहली कंडीशन में ले चुके हैं। अब हमने लिया जब एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ ऑल नहीं लिखना, ये चीज़ याद रखना, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आ जाएगा इसके बाद। अब हमने माना एम कोई सेट माना है, कैसे, इसमें एक्स बिलोंग्स टू एच आएंगे, वो वाले एक्स आएंगे जिनके लिए एफ एक्स आपका जीरो होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने लिख दिया ना एफ एक्स, ऐसे कुछ एक्स भी है जिनके लिए एफ एक्स की वैल्यू जीरो, इसीलिए वहाँ सम लिखा है। ठीक है, तो देखो एम बराबर हमने एक ऐसा सेट माना है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नल स्पेस ऑफ एफ। ये नल स्पेस को नहीं बता रहा क्या, नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस ऐसा एक सेट होता है जिसमें कि, जैसे कि देखो ऐसे समझो, देखिए ऐसे समझिए, टी कोई आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, वो यू से वी में डिफाइन है, यू और वी क्या है, आपके दो लीनियर स्पेस हैं। ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों लीनियर स्पेस। तब हम नल स्पेस को कैसे दिखाते हैं, नल स्पेस ऑफ टी कैसे दिखाते हैं, इज इक्वल टू वो वाले एक्स इसमें आएंगे जो कि यू में बिलोंग करेंगे। ठीक है, किस तरह से, कि टी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, जहाँ ये जीरो कहाँ है आपका, ये जीरो बिलोंग करता है आपका वी में। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, टी की जगह आपका एफ ले रखा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है बिल्कुल, ये भी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वो वाले एक्स इसमें आते हैं जिनके लिए टी एक्स जीरो हो, तो यहाँ पर हमने कर तो दिया एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये एक नल स्पेस है। ठीक है, यही लिखा है नल स्पेस ऑफ एफ, क्लियर। देन एम इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ एच, बिल्कुल, जब ये नल स्पेस है तो प्रॉपर सब स्पेस होगा।
Also, we know that the null space of any continuous linear transformation is closed. ये आपका continuous linear transformation है, functional है, इसका मतलब continuous linear transformation है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि continuous linear transformation का जो null space होता है वो close होता है। इसका मतलब क्या हो गया, M आपका प्रॉपर सब स्पेस तो पहले से है, अब ये क्या हो गया, प्रॉपर क्लोज सब स्पेस। यही लिखा है देयरफॉर एम इज अ प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है, एंड सो देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर वाई नॉट। इसका मतलब एक वाई नॉट आपको मिलेगा एच में, किस तरह से कि वाई नॉट ऑर्थोगोनल होगा एम के। एम के जब ऑर्थोगोनल है वाई नॉट, इसका मतलब क्या हुआ, वाई नॉट बिलोंग करेगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ठीक है, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर स्टूडेंट्स मैं हर चीज़ रिपीट करूंगी तो ये वाला लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, वहां से आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेक्चर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक ऐसा वाई नॉट मिलेगा जो कि एच में है और एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम में भी है। ठीक है, नाउ वी शैल शो दैट फॉर सम सुटेबली चूजन स्केलर एल्फा। अब हमने कोई एक एल्फा चूज कर लिया है स्केलर। ठीक है, द वेक्टर y इज इक्वल टू एल्फा वाई नॉट, ये हमने एक वेक्टर माना है, y किस तरह से माना है, एल्फा वाई नॉट की फॉर्म में। द वेक्टर y इज इक्वल टू एल्फा वाई नॉट विल सर्व आवर पर्पज। अपना पर्पज है क्या, अपना पर्पज है कि एक ऐसा y मिले जिसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई हो जाए। तो यही लिखा है मैंने, आप अपना पर्पज सॉल्व हो जाए इस तरह से हम एक वेक्टर लेके चल रहे हैं, y इज इक्वल टू एल्फा वाई नॉट। ठीक है, अल्फा जहाँ एक आपका स्केलर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स तो आपका एच में चल ही रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स पहले ये बताइए मुझे, ये समझ आया कि y आपका h में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमें इस तरह से एफ एक्स को बताना है ना, जिससे कि y आपका कहाँ होना चाहिए, h में। ये समझ आया क्या नहीं, एक बात बताइए मुझे, वाई नॉट कहाँ है, वाई नॉट हमने एच में लिया है, स्केलर से मल्टीप्लाई हो रही है कोई क्वांटिटी, वाई नॉट आपका एच में है, स्केलर से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या वो एच में से निकल जाता है। बताइए, याद है प्रीवियस लेक्चर्स, अगर याद है तो बिल्कुल बता पाएंगे। एच आपका क्या है, एच आपका एक है हिल्बर्ट स्पेस, ध्यान से समझिएगा। एच आपका हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनास स्पेस जो कि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बनास स्पेस क्या होता है भैया, बनास स्पेस होता है एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस पे बेस तो काफ़ी सारी थ्योरम्स हमने करी थी। ठीक है, और नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, एक लीनियर स्पेस ही होता है जो कि नॉर्म के साथ डिफाइन करते हैं। तो कुल मिला के हिल्बर्ट स्पेस में कोई चीज़ बिलोंग कर रही है वाई आपकी, क्या वो लीनियर स्पेस में बिलोंग नहीं करेगी क्या, अरे हिल्बर्ट स्पेस बना ही इस तरह से है भैया, तो वाई तो ऑब्वियसली लीनियर स्पेस में बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर वाई कोई लीनियर स्पेस में बिलोंग कर रहा है तो इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो भी स्टूडेंट्स लीनियर स्पेस में बिलोंग करेगी, लीनियर स्पेस की प्रॉपर्टीज से। स्टार्टिंग में हमने आपको लीनियर स्पेस पढ़ाया था, इसलिए क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, जब लीनियर स्पेस में बिलोंग करेगी तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, कहाँ तक पहुँच जाएगी गाड़ी आपकी, हिल्बर्ट स्पेस तक, यानी कि वो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका वेक्टर आएगा ना वो हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आपका एल्फा वाई नॉट किस में बिलोंग कर गया, एच में, यानी कि वाई आपका कहाँ मिल गया, एच में। ठीक है, हमें यही निकालना है ना, वाई एच में मिलना चाहिए इस तरह से। यूनिकनेस मत भूलना, यूनिकली अभी हम लास्ट में प्रूफ करेंगे पूरा स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ के बताया था हाईलाइट करते हुए, यूनिक वाई एक ऐसा मिलेगा, यूनिकनेस हम लास्ट में प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आया, वाई एच में बिलोंग कर गया। अब देखो, अब यहाँ आपके पास आती है एक्स के लिए तीन कंडीशन। देखो हमने यही लिखा है, बट एक्स बिलोंग्स टू एच मे बी सच दैट, इस तरह से हो सकता है, एक्स हो सकता है एम में हो। ठीक है, इसका एम क्या है, इसका इस सब स्पेस ही तो है ना, जब इसका सब स्पेस है, जब कोई चीज़ इसमें है तो हो सकता है ना इसमें हो, इसमें से यहाँ चली गई हो, कुछ भी हो सकता है भैया, इसमें हो सकता है एक्स, हो सकता है एक्स की वैल्यू वाई नॉट के बराबर हो। या फिर थर्ड कंडीशन आती है, एक्स में बी एनी अदर वेक्टर इन एच। ठीक है, या फिर हो सकता है एक्स कोई ऐसा वेक्टर मिले आपको एच में। तो तीन कंडीशन है, हम एक एक सॉल्व लेके सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट हमने ले ली x बिलोंग्स टू m। जब x m में है इसका मतलब एफ एक्स जीरो होगा, बिल्कुल बाय डेफिनेशन ऑफ m। m हमने इसी तरह से डिफाइन करा है, वो x आएंगे जिनके लिए एफ एक्स जीरो होगा। तो बस यही चीज़ लिखी है मैंने, x बिलोंग्स टू m है इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब हमने निकाला x कोमा वाई की वैल्यू, x कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, x कोमा वाई की वैल्यू रख दी अल्फा वाई नॉट, हमने स्टार्टिंग में माना था अल्फा वाई नॉट, तो ये वैल्यू रख दी इज इक्वल्स टू। अब आती है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, सेकंड वेक्टर कॉमा के बाद वाला सेकंड वेक्टर है, इसके साथ कोई स्केलर कैसे बाहर आता है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, वो बाहर आता है बार के साथ, ये बार लगा रहता है उस पर, बार क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। ठीक है, तो अल्फा बार बाहर आ गया, इनर प्रोडक्ट किसका बचा, अल्फा बार आपका बाहर आ गया, इनर प्रोडक्ट बचा एक्स और वाई नॉट का। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, वाई हमने कहाँ लिया था, वाई नॉट सॉरी वाई नॉट हमने कहाँ लिया था, वाई नॉट हमने लिया था ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। ठीक है, और आपका एक्स कहाँ लिया है, एम में, यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिख रखी है, एक्स एम में है, वाई नॉट कहाँ है आपका एम में, वाई नॉट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम में है, इसका मतलब क्या है कि वाई नॉट एम के ऑर्थोगोनल है। स्टूडेंट्स एक बात बताओ मुझे, कोई वेक्टर एक्स एम में ले रखा है, कोई वेक्टर वाई नॉट आपका है एम के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन से एक्स और वाई नॉट का इनर प्रोडक्ट जीरो होगा बाय डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। अगर डेफिनेशन नहीं पता तो कुछ समझ नहीं आएगा, डेफिनेशन पता है तो अभी तक समझ गए होगे मुझसे बताने से पहले ही, मेरे बताने से पहले समझ गए होगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लो, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से देख लो, ऑर्थोगोनल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू एल्फा बार जीरो, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, एफ एक्स भी जीरो है, एक्स कॉमा वाई भी जीरो है, यानी कि ये दोनों इक्वल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, फर्स्ट कंडीशन में प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, जब हमने x इज इक्वल टू वाई नॉट लिया तो क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू वाई नॉट देन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको किस तरह से मिलना है, x कॉमा वाई की फॉर्म में, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए, एफ वाई नॉट इज इक्वल टू एक्स कॉमा सॉरी एक्स की वैल्यू रख दी वाई नॉट कॉमा वाई की वैल्यू क्या है, अल्फा वाई नॉट, यहाँ भी तो वैल्यू पुट करी थी ना, तो अल्फा वाई नॉट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, एफ वाई नॉट इज इक्वल टू एल्फा बार नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर। क्यों, अरे यहाँ वहाँ हमारा आपका क्या चल रहा था, अपने पास क्या चल रहा था, अपने पास चल रहा था एफ वाई नॉट इज इक्वल टू क्या था, वाई नॉट कॉमा एल्फा वाई नॉट, यही था। एल्फा बाहर आएगा बार के साथ, सेकंड वेक्टर के साथ है, क्योंकि वाई नॉट कॉमा वाई नॉट, वाई नॉट कॉमा वाई नॉट, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई नॉट एंड वाई नॉट क्या लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर। ये तो हम कब से लिख रहे हैं चीज़ें तो। ठीक है, तो एफ वाई नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस, यही लिखा है, यानी कि एल्फा बार इज इक्वल टू एफ वाई नॉट अपॉन ये। ठीक है, डिवाइड में भेज दिया, यानी कि एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका बार, और नॉर्म का तो बार लगेगा ही नहीं, क्यों, अरे एल्फा का डबल बार क्या होता है, एल्फा ही, तो ये एल्फा आ गया, इसका बार आ गया, इसका बार लगेगा नहीं, क्यों स्टूडेंट्स, नॉर्म है, नॉर्म है, नॉर्म कहाँ डिफाइन होती है, क्या भूल गए प्रीवियस लेक्चर, नॉर्म कहाँ डिफाइन होती है बताइए मुझे, नॉर्म लीनियर स्पेस भी पढ़ा हमने, नॉर्म भी पढ़ी, क्या याद है, नॉर्म हमने डिफाइन करी थी स्टूडेंट्स एन से आर में, आर क्या है, रियल नंबर का सेट, यानी कि मैंने आपको बताई थी नॉर्म हमेशा रियल नंबर होगी, तो रियल नंबर का भैया बार नहीं लेते, बार हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जाता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का एल्फा बार होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इसका मतलब नॉर्म का बार नहीं आएगा, समझ आ गया, बिकॉज नॉर्म हमेशा रियल नंबर होती है। ठीक है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हैंस फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट, एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट हम लेके चल रहे थे, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वाई इज इक्वल टू अल्फा वाई नॉट, हमें मिलेगा किस तरह से कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर होगी एफ वाई नॉट का बार अपॉन नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर, किस तरह से मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, ये हम लेके चल रहे थे। ठीक है, इसी में वैल्यूज रखी थी तभी हम यहाँ तक आए, तो बस मिल गए, यहाँ भी वाई आपको। ठीक है, यूनिकनेस इसकी हम लास्ट में प्रूफ कर देंगे, सभी की एक साथ करेंगे, तीनों की
के लिए। नेक्स्ट आता है थर्ड कंडीशन आपकी, जब x h में तो होगा बट ना तो m में होगा और ना ही y नॉट के इक्वल होगा। क्यों? ये दोनों कंडीशन तो हम पहले ले चुके हैं ना। हमने थर्ड कंडीशन में यही लिखेगा कि कोई और वेक्टर हो, तो बस x h में इस तरह से मिलेगा कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई ना करे। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वाई नॉट हमेशा कहाँ रहेगा, वाई नॉट को आप लेके चल रहे थे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम में, ठीक है। यहाँ हमने इसको ये ले लिया है बस कि ये जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जब ये जीरो के इक्वल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, और वाई नॉट आपका बिलोंग करता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम में, इसका मतलब क्या हुआ कि वाई नॉट आपका बिलोंग नहीं करेगा एम में। क्यों नहीं करेगा? मैंने आपको प्रूफ कराया था, एम इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम क्या आता है, सिर्फ जीरो। इन दोनों के अगर इंटरसेक्शन ले लेना इन दोनों का, तो केवल जीरो मिलेगा, यानी इन दोनों में केवल जीरो ही एक कॉमन होता है, ठीक है। हमने यहाँ कह दिया वाई नॉट जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब यदि वाई नॉट आपका इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसमें नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो केवल जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो दोनों में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब वाई नॉट नॉट बिलोंग्स टू एम। समझ आया? इसका प्रूफ मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, लिंक वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे प्रूफ करा था हमने, ठीक है। तो देखिए वाई नॉट एम में नहीं है, और एम में तो ऐसे एलिमेंट आते थे जिनके लिए एफ एक्स जीरो हो, ऐसे एक्स आते थे। जब ये एम में नहीं है इसका मतलब एफ वाई नॉट जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एम में होता तभी एफ एक्स हम जीरो कर रहे थे, तो इसका मतलब एफ वाई नॉट जीरो के बराबर नहीं होगा। जब ठीक है जीरो के बराबर नहीं है तो हम इसको नीचे अपॉन में लिख सकते हैं। एक्चुअली इसलिए प्रूफ कराया हमने, हम ये नहीं चाहते कि नीचे जीरो आए। यदि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो ये टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी, पता है ना आपको, वन अपॉन जीरो को हम इन्फिनिटी लिखते हैं, इसीलिए हमने प्रूफ किया कि ये जीरो के बराबर नहीं है। जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो आप एक ऐसा एफ एक्स डिफाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्व टू क्या मिले, एफ एक्स अपॉन एफ वाई नॉट इंटू एफ वाई नॉट। कुछ नहीं, इस एफ एक्स को हमने इस फॉर्म में डिफाइन करा है, यहाँ से तो ये कैंसिल हो ही रहा है, इसके इक्वल है, बस डिफाइन हमने इसलिए करा है क्योंकि अभी हम जो प्रूफ करेंगे ना, अगर ऐसा बीटा हम कोई नहीं लेंगे ना ऐसा, तो नहीं कर पाएंगे प्रूफ, ठीक है। और ये एफ आई नॉट जीरो क्यों करा है हमने कि जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। समझ आई चीज़? हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए, बहुत ईजी थ्योरम हो जाएगी। अब इसको हमने मान लिया आपको एक बीटा, ठीक है, एफ आई नॉट आपका एज इट इज, बीटा की वैल्यू क्या है, एफ एक्स अपॉन एफ वाई नॉट, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया आपके पास, यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ एक्स, इसको इधर ले आइए एल एच एस में, तो एफ एक्स माइनस बीटा एफ वाई नॉट इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो। तो अब आपको यहाँ पर एफ क्या दिया हुआ है, एक कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है तो भैया आपको पता होगा, क्या पता होगा, सॉरी कंटिन्यूस है तो नहीं, सॉरी लीनियर है तो, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, लीनियर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हुई है। एफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्व टू क्या होता है, बताइए, एल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई, ठीक है। माइनस हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हो गया तो क्या करोगे, बता रखा है ना, एल्फा एक्स, अगर यहाँ माइनस है तो ठीक है, माइनस को हम बीटा के साथ भेज देंगे। अब क्या करोगे, वही एल्फा एफ एक्स, माइनस को बाहर भेज दो भैया, एफ वाई, ठीक है। तो कंटिन्यूस को, सॉरी कंटिन्यूस नहीं लीनियर, सॉरी सॉरी, तो लीनियर की प्रॉपर्टीज आपको पता है, स्केलर बाहर आ जाता है और कहाँ एफ कहाँ डिफाइन हो जाता है आपका, एक्स और वाई पर, ठीक है। तो देखो यही चीज हमने यहाँ यूज करी है, एफ क्योंकि लीनियर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस बीटा वाई नॉट, क्या होगा यहाँ एफ एक्स माइनस बीटा बाहर आ जाएगा एफ वाई नॉट, समझ चुके हो, ठीक है, क्योंकि एफ लीनियर है। ये स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू जीरो आती है, इसका मतलब एक्स एम में बिलोंग करता है, तो यहाँ एक्स की जगह कंप्लीट टर्म है तो ये एम में बिलोंग कर जाएगी। भैया एम की डेफिनेशन यही तो थी ना, एम में वो वाले एलिमेंट आते थे जिनके लिए एफ एक्स जीरो हो, तो इसके लिए जीरो आ गया, इसका मतलब ये जो टर्म है ना आपकी एम में बिलोंग करती है। समझ आया? बहुत इजीली प्रूफ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते जाइए। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस बीटा वाई नॉट को हमने कोई एम मान लिया, जहाँ ये एम आपका कैपिटल एम में बिलोंग करता है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं, बस एम इसलिए मान लिया, सेम सेम नोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ समझ आता है कि भैया ये छोटा वाला एम है, स्मॉल एम कैपिटल एम में बिलोंग कर रहा है, क्लियर। यही लिखा है फॉर सम एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम, इसका मतलब क्या हुआ,
एक्स बिलोंग्स टू एच, एच में तो एक्स चल ही रहा है ना, तो हम जब से लिख रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, तो बस थस एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए आपको यहाँ से एक्स इज इक्वल टू एम प्लस बीटा वाई नॉट मिल गया। ठीक है, जहाँ पर बीटा आपका क्या है, कोई भी स्केलर है, और एम आपका बिलोंग कर रहा है कैपिटल एम में। ठीक है, आपको आप समझने की चीज़ ये है, एक्स हमने कोई एच लिया था, हम इस फॉर्म में ले आए हैं एम प्लस बीटा वाई नॉट की फॉर्म में। क्यों लाए, देखो ये क्या लिख रही हूँ मैं, आगे देखो तब समझ आएगा। देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया था, एम प्लस बीटा वाई नॉट, दोनों तरफ हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दिया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एम प्लस बीटा वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ से पता है हमें f लीनियर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एम प्लस बीटा बाहर स्केलर है और एफ वाई नॉट। ठीक है, इस एफ एम को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ एक्स को हम क्या लिख रहे थे, एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट, ऐसे ही लिख रहे थे ना भैया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। तो बस यहाँ पर यही तो करा है, एम है तो एम कॉमा वाई आ गया आपके पास। ठीक है, प्लस बीटा एज इट इज, एफ वाई नॉट को क्या लिख देंगे, वाई नॉट कॉमा वाई। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लिख भी दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम एंड एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट के लिए ये सब मैंने क्यों लिखा है, मैंने आपको इसलिए लिखा है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में हम लेके चल रहे थे ना कि एफ एक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन में तो अभी हमने ऐसा प्रूफ किया ही नहीं है, थर्ड कंडीशन में तो प्रूफ करेंगे, इसीलिए लिखा है फर्स्ट कंडीशन में हमने ये लिया था, उसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो, और सेकेंड कंडीशन में हमने एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट लिया था, उसके लिए भी आप ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका एम इस कैपिटल एम में बिलोंग कर रहा था, तो यानी कि एक्स इज इक्वल टू एम के लिए भी आप ये चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं x बिलोंग्स टू m के लिए, और x इज इक्वल टू वाई नॉट, तो यहाँ पर x की जगह आपके पास वाई नॉट है, तो इसके लिए भी आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने यूज किया। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखिए कोई भी चीज़ स्टूडेंट्स, मतलब है तभी लिखिए, ये जो हम लास्ट में साइडों में लिखते हैं ना, सिंस, इसलिए हमने ऐसा किया, तो इन चीज़ों का सच में यूज होता है, ऐसे ही नहीं लिखी होती। क्लियर, तो देखिए आपके पास यहाँ से क्या आ गया, एम कॉमा वाई प्लस बीटा को अंदर भेज दिया, बीटा वाई नॉट कॉमा वाई। अगर यहाँ बार होता तो हम सेकंड वेक्टर के साथ लिखते बीटा को, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर के साथ तो एज इट इज आ जाता है स्केलर बाहर, बट सेकंड वेक्टर के साथ होता है तो उसका बार बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल बीटा है, इसलिए हमने फर्स्ट वेक्टर के साथ लिख लिया। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से, एम प्लस बीटा वाई नॉट कॉमा ये आपका वाई एज इट इज। ठीक है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से हम ऐसा लिख सकते हैं, एम प्लस बीटा वाई नॉट को हमने क्या माना था, एक्स, यहाँ से भी देख सकते हैं एक्स हमने माना था, तो एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है, एफ एक्स के, एफ एक्स के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। थर्ड कंडीशन में भी हमें ये चीज़ मिल गई। ठीक है, यानी कि हैंस y इज इक्वल टू एल्फा वाई नॉट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर वेयर एल्फा इज इक्वल टू क्या था आपके पास, सेकंड में हमने निकाला था ना जब हम सेकंड केस पढ़ रहे थे, एल्फा की वैल्यू एफ वाई नॉट का बार अपॉन नॉर्म ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपने जो ये वेक्टर चूज करा था ना, बिल्कुल सही चूज करा था, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू ये होगी। तो तीनों कंडीशन में हमें जो प्रूफ करना था मिल चुका है। अब बात आती है इस वाई के यूनिकनेस की, तो यूनिकनेस और प्रूफ कर देते हैं। देखिए, यूनिकनेस प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप कोई भी दो वेक्टर लेके चलिए, उन दोनों को बराबर प्रूफ कर दीजिए, तो आपकी यूनिकनेस प्रूफ हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा ये चीज़। देखिए, लेट y1 एंड y2 बी टू वेक्टर इन H, हमने y1 और y2 दो ले लिए H में, लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो यूनिकनेस प्रूफ हो जाएगी। जितने भी थ्योरम्स होती है ना, सबों में यही मेथड याद रखना, यूनिकनेस प्रूफ करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्रेरी फंक्शनल f बिलोंग्स टू H स्टार, f कोई फंक्शनल एच स्टार में है, बिल्कुल उसके करस्पॉन्डिंग हमने दो वेक्टर ले लिए। किस तरह से लेंगे कि एफ एक्स इज इक्व टू एक्स कॉमा वाई वन, इसी तरह से तो एफ एक्स ले रहे हैं ना हम, तो और यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्व टू सेकेंड वैक्टर के लिए भी यही एक्स कॉमा वाई टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब ये भी एफ एक्स है, ये भी एफ एक्स है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे, तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को भी हम इधर ही लिया है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इस वाले पार्ट को इधर लाओगे, एक्स कॉमा वाई वन माइनस एक्स कॉमा वाई टू। बस फिर हमने इनर प्रोडक्ट की वही प्रॉपर्टी यूज़ करी जो अभी यूज़ ऊपर भी यूज़ करी थी हमने। यहाँ पे से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स कॉमा वाई वन माइनस एक्स कॉमा वाई टू इज इक्व टू ज़ीरो। तो बस अभी हमने ऊपर यूज़ नहीं करी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, वही यहाँ यूज़ कर ली। क्या हो जाएगा, एक्स
कॉमा y1 माइनस y2, x दोनों में है ना, इस तरह से समझ लो, x दोनों में है तो x कॉमा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो। अब वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में जो समझाई थी, x फॉर ऑल x है, इसका मतलब ये जीरो नहीं है। इसका मतलब अगर कोई दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर x जीरो हो नहीं सकता क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h है, इसका मतलब ये जीरो है। तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू जीरो, y1 इज इक्वल टू y2। आपने दोनों वेक्टरों को इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब y क्या है आपका, यूनिक एलिमेंट। y आपका क्या है, यूनिक। तो प्रूफ हो गया, y को हमने यूनिक भी प्रूफ कर दिया, y को हमने h में भी प्रूफ कर दिया था, पहले ही बता दिया। और किस तरह से जो y मिलेगा वो भी हमने तीनों केसेस सॉल्व करके दिखा दिए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जो x कॉमा वाई मिलेगा आपका, तीनों केस में हम निकाल चुके हैं। तो समझ आया, यही आपकी थ्योरम थी स्टूडेंट्स। मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने की, फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो, मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छी थ्योरम्स के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो लेक्चर में थ्योरम हम प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे हिल्बर्ट स्पेस एच की है, कि हिल्बर्ट स्पेस एच आपका रिफ्लेक्सिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूफ करेंगे इतने ही इजी तरीके से। क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।